नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, इस समय हम लोग एक नई सीरीज कर रहे हैं और सीरीज आप जानते होंगे कि डिकोड एग्जाम की तरफ से पूरे 10 महीने की अप्रॉक्स जो है मैगजीन रिलीज की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये सभी लोगों तक पहुंच गई होगी, है ना? जो भी अभ्यर्थी होंगे सभी तक पहुंच गई होगी। टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है डिकोड एग्जाम का, वहां पर ये जो है भेज दिया गया है, सेंड कर दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे और सारगर्भित तरीके से इसमें कराया गया। तो इसमें जो अंदर इसके जो कंटेस्ट का जो बना हुआ, जो टॉपिक बने हुए हैं, उन्हीं टॉपिकों को मैं वीडियो के माध्यम से करा रहा हूं। तो एक बार आप मैगजीन पढ़ लीजिए और मैगजीन पढ़ने के बाद इसमें जो चीजें दी गई हैं वो कर लीजिए। अच्छा, इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो दी गई हैं वो दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो मुझे लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हल्का सा साइड कर सकते हैं, उसको भी मैंने वीडियो में हटा दिया है। तो आपका टाइम और बच जाएगा। वीडियो एक बार देख लीजिए, इस मैगजीन को देख लीजिए, करंट आपका प्रॉपर रेडी हो जाएगा। ओके, तो आइए सीरीज आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विशेष कर लिया था इसी मैगजीन से और एक हमने मैटर और कर लिया था। ठीक है, अब एक दिन में मैं 2 वीडियो रिलीज करूंगा ताकि जल्दी जल्दी से आप इसके पूरे मैगजीन का रिवीजन कर लें बढ़िया तरीके से। ओके, चलिए, बाकी ये मैगजीन जिसके पास भी होगी आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए आज क्या करेंगे। अच्छा, आज हम लोग जो भी महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे अभी विगत जो कुछ टाइम में जो जिनका निधन हुआ है, जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि निधन पर भी 2-4 प्रश्न आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, सबसे पहले अभिनेता राजेश, ये चर्चाओं में रहे हैं, आप जानते होंगे इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तमिल फिल्मों के ये अभिनेता रहे हैं और तमिल का क्षेत्र जो है अपने आप पे कई बार चर्चाओं में रहता है, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया। उनकी फिल्म की यात्रा की शुरुआत के बालचंद्र द्वारा निर्देशित फिल्म अवल ओरू थोड़ रखथे 1974 से हुई थी और उनकी पहली मुख्य भूमिका फिल्म कन्नी परुवाथिले 1979 में आई थी, जिसका निर्माण राज कन्नू ने किया था। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो जो फैक्ट होंगे इंपॉर्टेंट उतने ही हम पढ़ेंगे, बाकी छोड़ दिया करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो बहुत लिखी हुई है, लेकिन फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, बाकी निकल जाएंगे आगे। ओके, अब नेक्स्ट है विक्रम सुकुमारन। ये कौन है? ये भी हाल ही में तमिल निर्देशक हैं, विक्रम सुकुमारन, जो मधा यानाई कूटन जैसी फिल्मों में अपनी प्रभावशाली कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं। उनका भी हाल ही में अभी निधन हो गया है और इनको 2013 की तमिल फिल्म माधा यानाई कुटुंब से निर्देशन की शुरुआत की थी। तो कई बार क्या होता है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका निधन हो गया था, उनका जीवन किससे शुरू हुआ था, यानी कि कैरियर की शुरुआत किस चीज से हुई थी, ऐसे फैक्ट भी कई बार पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है तेनाला बालकृष्ण पिल्लई, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है और केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। तेनाला बालकृष्ण पिल्लई का 95 ईयर की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वो भी कई बार चर्चाओं में रहते हैं। कई बार क्या होता है, हमें लगता है यार इनका निधन हो गया, ये नहीं महत्वपूर्ण, लेकिन होते हैं। जैसे कई बार तमिलनाडु के कुछ प्रमुख राजनीतिक नेता, मध्य प्रदेश के या अलग अलग राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं वो लोग, जो आप एग्जाम पूछ लिया जाते हैं। जैसे आप यूपी के रहने वाले हो तो हो सकता है तमिल के नेता के बारे में ना जानते हो, लेकिन वो वहां के पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपके एग्जाम में स्टेट के भी एग्जाम के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, अलग अलग स्टेट के। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अदर स्टेट के एग्जाम के भी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, और बाकी इनके बारे में कई पॉइंट और लिखा है। 3 बार वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। अब देखो, बात यहां पर राज्यसभा की आ गई है, तो राज्यसभा के बारे में आज ही आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों चीजें देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप करंट, मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था कि जब आप करंट अफेयर्स को पढ़िए तो इतना ध्यान रखिए कि हर एक सेगमेंट पर आपकी नजर होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। जो जो नई नई टर्मिनोलॉजी आती रहे उसके बारे में जानकारी होती रहनी चाहिए आपको, शायद हैंड टू हैंड। तो राज्यसभा की बात करते हैं, तो अब अगर आप राज्यसभा के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो हैंड टू हैंड क्यों ना आप जो है लोकसभा के बारे में पढ़ लीजिए, है ना, लोकसभा के बारे में पढ़ लीजिए। अच्छा, राज्यसभा पढ़ेंगे तो लोकसभा दोनों सिमिलर हैं, तो दोनों जानकारी आपको इकट्ठा हो जाएगी। जैसे कि आपके धन विधेयक क्या होते हैं, मनी बिल क्या होते हैं, लोकसभा में जो प्रमुख समितियां होती हैं, जैसे प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समितियां हो गई, यहां पर भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हैंड टू हैंड क्या करिएगा, क्लास के बाद आप लोग जो है राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ लीजिएगा, मेरे कहने में पढ़ लीजिएगा। आपकी परीक्षा में राज्यसभा और लोकसभा से 2 प्रश्न हर हाल में, नहीं 2 तो 1 प्रश्न देखने को मिलेगा। वादे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं मैं आपसे, लेकिन यह काम कर लीजिएगा। इधर से सुनिएगा, इधर से निकाल दीजिएगा तो नहीं होगा कुछ।
टीचर की बात, मेंटर की बात हमेशा मान के चलेंगे, जीवन में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये काम कर लेना आपको। आगे अभी है पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, आप जानते होंगे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कहां के, गुजरात के। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, आप जानते होंगे, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। ठीक है, तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो विजय रूपाणी जी थे वो भी इसी में थे, और उनका जो है क्या हो गया, निधन हो गया है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वहां के बड़े अच्छे व्यक्तित्व माने जाते हैं अपने आप में, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अहमदाबाद जो दुर्घटना प्लेन क्रैश हुआ था, उस पर जो आप जानते हो ब्लैक बॉक्स मिला था, क्या मिला था, ब्लैक बॉक्स। उस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से कई ये बातें सामने आ रही है कि जो उसका फ्यूल पंप था वो बंद हो चुका था, है ना, ऐसी बातें सामने आ रही है। अभी उस पर और जानकारी अभी लेनी बाकी है, और भी जांच इस पर हो रही है, क्या इसके प्रमुख कारण में और रहा है, ये कैसे घटना हुई, इस पर जांच चल रही है। लेकिन जो बात सामने निकल के आ रही है, फ्यूल वाली आ रही है ना। तो उसी प्लेन क्रैश में ये थे, और अहमदाबाद जो क्रैश हुआ मामला, उसके बारे में आप लोग और डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। ब्लैक बॉक्स जो आप जानते होंगे, ब्लैक बॉक्स जो रहा है, ब्लैक बॉक्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स अपने नाम के विपरीत इसका होता है, यानी कि ये जो बॉक्स होता है क्या होता है, ये नारंगी कलर का होता है। किसका, नारंगी कलर का होता है। ब्लैक बॉक्स कैसा होता है, नारंगी कलर का होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें कॉकपिट वगैरह और कई सारी चीजें इसमें होती हैं। इसके बारे में मैंने आपको अपने दैनिक रूप से जो करंट अफेयर्स में कराता हूं सुबह सुबह, वहां पर मैं बताया है मैंने इसको। तो ये जो आपका ब्लैक बॉक्स होता है, ये बड़े मजबूत मेटल से बना होता है। बर्फीले जगहों पर, धूप में, पानी में, कहीं भी अगर ये गिर गया है तो ये मजबूती के साथ लंबे समय तक बना रहेगा, खराब नहीं होगा, टूटे फूटेगा नहीं। इसमें जो डेटा होगा, पायलट की जो टॉकिंग होती है, बाकी जो चीजें होती हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन जो हो रहा होता है, सारी कुछ रिकॉर्डिंग, सारा कुछ डेटा इसमें रहता है। इसी के माध्यम से उस संबंधित प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उनका जन्म यानी कि विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को म्यांमार बर्मा के यांगून यानी कि रंगून में हुआ था। रूपाणी 2006 से 2012 तक राज्यसभा सांसद रहे, याद रखिएगा। और 2016 में आनंदीबेन पटेल की जगह उन्हें सीएम की जिम्मेदारी मिली थी गुजरात में। ठीक है, आनंदीबेन पटेल अभी ये कहां के राज्यपाल हैं, जरा कमेंट करके मुझे तुरंत ऑन स्पॉट बताइए कि आनंदीबेन पटेल अभी कहां के राज्यपाल हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है, राज्यपाल की बात आ गई तो राज्यपाल के बारे में भी आप जरूर जानकारी ले लीजिएगा, और राज्यपाल जब पढ़ेंगे तो साथ साथ में राष्ट्रपति को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पक्का ना, याद रहेगा पॉइंट। चलिए देखो, करंट अगर ऐसे तैयार करेंगे ना, जबरदस्त तैयार होगा भाई साहब, आपका स्टैटिक पोर्शन भी और डायनेमिक पोर्शन भी। ओके, चलिए। सलीम अख्तर ये भी चर्चाओं में रहे, आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिष्ठित उर्दू समाचार वाचक जो है सलीम अख्तर का निधन हो गया है। आप जानते होंगे पहले, अभी भी वैसे तो समाचार जो है संस्कृत में और इंग्लिश में, अक्सर इंग्लिश में, हिंदी में आया करता है, बाकी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आता है। तो ये उर्दू के संपादक रहे हैं, अपने आप में उर्दू के जो है वाचक रहे, न्यूज एंकर रहे हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। चूंकि आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित हैं, तो निश्चित तौर पर प्रश्न यहां से बन सकता है। ओके, चलिए। गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह बड़े फेमस गायक रहे हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें प्यार से हम लोग जो है उनको क्या बोलते हैं, बुलबुल। ठीक है, हमले बुलबुल के नाम से जाना जाता था। कश्मीरी लोक संगीत और संस्कृति के प्रसिद्ध पथ प्रदर्शक थे, और 11 जून 2025 को उनके पैतृक गांव डांगी वाचा रफियाबाद बारामुल्ला में निधन हो गया है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि हाल ही में जो है उस्ताद गुलाम नबी शाह जी का निधन हो गया है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपके सामने ऐसे ए, बी और सी, डी करके ऑप्शन दे देगा। एक जगह लिख देगा क्रिकेटर, पत्रकार, गायक, संगीत वादक, ऐसे करके लिख देगा, हारमोनियम वादक, या कोई किसी वाद्य यंत्र का नाम लिख करके बोल देगा कि ये इसके जो है रहे हैं, वादक रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिए कि ये क्या थे, कैसे थे और क्या थे। तो ये गायक थे। ठीक है, इसीलिए आपको जानना इनके बारे में जरूरी है। चलिए, मारुति चिदम्पल्ली अभी ये भी चर्चाओं में रहे हैं, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री मारुति चिदम्पल्ली का महाराष्ट्र के सोलापुर में निधन हो गया है, और उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अभी हाल ही में एक लोग का ऐसे बोल देगा, हाल ही में एक निधन के अनुसार जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, तो लिख देगा अरण्य ऋषि के नाम से किसको जाना जाता है। तो आप 4-5 नाम दे देगा, और उनमें से एक नाम ये रहेगा, तो बता दीजिएगा। ठीक है, और चिदम्पल्ली को इस वर्ष यानी कि
30 अप्रैल को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो अभी पद्मश्री से अभी हाल ही में सम्मानित भी किया गया था और इनका देहांत हो गया है। जो पुरस्कार मिलते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति जब निधन होता है तो उनका बैकग्राउंड क्या क्या रहा है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब कब उनको कौन कौन सा पद मिला था, जैसे कौन कौन से सम्मान मिले थे, किस किस पद पर वो रह चुके हैं। ऐसे फैक्ट भी आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। तो जिस भी व्यक्ति का निधन हो उसके बारे में आपको जानकारी डिटेल्स में होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अतुओ मेजुर हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पूर्व उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्य अतुओ मेजुर का निधन हो गया है, अभी जानते होंगे। अतुओ मेजुर नागालैंड फुटबॉल संघ के अध्यक्ष और महासचिव और टेनिस संघ के अध्यक्ष और नागालैंड ओलंपिक संघ के महासचिव भी रहे, यानी कि महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में चूंकि खेल से संबंधित हैं तो निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न बन सकता है, क्यों ना हम इसको टिक लगा लें एक बार फट से, ठीक है। आप जानते होंगे अतुओ मेजुर वर्ष 2004 में इयान रस ट्रॉफी जीतने वाली भारत की अंडर 19 टीम के सेफडी मिशन यानी कि मिशन प्रमुख भी रह चुके हैं अपने आप में। ओके, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, याद रखिएगा इनका नाम भी। लेफ्टिनेंट जनरल एस पट्टाभिरामन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल ही में पूर्व वाइस चीफ आर्मी स्टाफ और बॉम्बे सैपर्स के कर्नल कमांडेंट का 78 वर्ष की आयु में वेलिंगटन नीलगिरी जिले तमिलनाडु के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया है, ठीक है। और उन्होंने जो है इंडियन एयरफोर्स के सूचना प्रणाली के पहले महानिदेशक दैनिक डीजी आईए की सबसे बड़ी परिचालन और कमान अर्थात जो है पश्चिमी कमान के सेना कमांडर के रूप में भी कार्य किया और 2005 से दिसंबर 2006 में अपनी सेवानिवृत्ति तक जो है आप जानते होंगे कि जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। तो सेना के व्यक्ति रहे हैं, निश्चित तौर पर आप एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहां से। ओके, चलिए, बाबा शिवानंद भाई साहब बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, डैम श्योर है कि यहां से प्रश्न बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा इस पर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टिक। कौन है ये? हाल ही में योग के प्रख्यात साधक और आध्यात्मिक गुरु बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की उम्र में वाराणसी में निधन हो गया। 128 उम्र के थे भाई साहब। इंसान आज की एवरेज लाइफ 60-70 ही जाती है, ये 128 साल थे, जिसके पीछे इनका जो है इनकी दैनिक जो दिनचर्या थी अपने आप में, योग की महान साधना और इनके अपनी दृढ़ प्रतिज्ञता। बचपन में कहा जाता है इनके माता पिता का निधन हो गया था, फिर एक गुरु के यहां पर गए, उन्होंने इनको योग साधना दी, योग की शिक्षा दी, योग को इन्होंने जन जन तक पहुंचाया, बड़े बड़े लेवल तक इन्होंने योग कार्यक्रम को आयोजित किया था और योग के महान संत के रूप में इनका नाम जो है लिया जाता है। अभी हाल ही में इनको पुरस्कार भी दिया गया था, आप जानते होंगे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, इनका निधन हो गया है। उन्हें श्वास संबंधी समस्याओं के चलते जो है 30 अप्रैल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में भर्ती कराया गया था। बाबा शिवानंद को 2022 में योग और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। बहुत अच्छे व्यक्तित्व रहे हैं बाबा शिवानंद, इनके बारे में आप लोग सीखिएगा कि अगर जीवन हमारा बेहतर है, अगर हम अपने जीवन को टाइम टू टाइम सही तरीके से करते हैं, सही समय पर खाना, सही समय पर उठना, योग और अध्यात्म को अपने जीवन में समाहित करना, निश्चित तौर पर आपकी लाइफ आगे जाएगी। पिज्जा बर्गर खाइएगा, ड्रिंक कीजिएगा, स्मोकिंग कीजिएगा, लाइफ आपकी एकदम से डाउन चली जाएगी। अगर आपको एक लंबा जीवन बिताना है, और लंबा जीवन बिताना ही नहीं है बल्कि एक बेहतर जीवन बिताना है, तो उसके लिए आपको योग और साधनाओं को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। और 2022 में उनको जो है पद्मश्री दिया गया था, ये फैक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, केवी राबिया, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता केवी राबिया का केरल के मलप्पुरम में निधन हो गया है। साक्षरता को आगे बढ़ावा देने के लिए जो है इनका नाम प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे कि पोलियो बीमारी से ग्रसित थी, हैंडीकैप थी अपने आप में, लेकिन बावजूद इसके जो है उन्होंने बड़े स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। बड़ा महत्वपूर्ण नाम है केवी राबिया। महिला होने के साथ साथ इन्होंने मजबूती के साथ समाज और जो अड़चने थी उनसे लड़ाई लड़ी। उन्होंने पोलियो के खिलाफ भी इन्होंने बड़ा अभियान चलाया और शिक्षा के माध्यम से जन जागरण किया अपने आप में। तो एक बड़ी मजबूत महिला के रूप में रही, मुस्लिम महिला रही हैं, और ऐसे में निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज के लिए भी अपने आप में जो है सीख लेने वाली बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ती भी है निश्चित तौर पर, लेकिन और मजबूती के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और महिलाएं हमारे देश और समाज को बदलने का काम कर सकती हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। ओके, केवी राबिया सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने पोलियो से लड़ाई शुरू कर दी थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज भी गई, हालांकि डिग्री पूरी नहीं कर सकी, और उसके बाद जो है आगे उन्होंने अपना काम सामाजिक सेवा कर दिया था, ठीक है। इनका पूरा नाम करीवाइपिल्ल राबिया था, ठीक है। याद ये रखिएगा नाम इसको। चलिए, आप जानते होंगे कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1990 में साक्षरता की क्लासेस लेनी शुरू की थी, जिनमें बुजुर्ग और घरेलू महिलाएं भी पढ़ाई करने आती थी। बताइए कितनी बड़ी बात है। 1990 में यानी 1990 में आप लोगों में से किसी का
जन्म भी नहीं हुआ होगा, मेरा भी नहीं हुआ था, है ना। तो आप सोचिए कि उस समय में जब इतना शिक्षा का जोर नहीं था, तब इन्होंने जो है शिक्षा का अलग जगाई। और सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग लोग भी जो है, महिलाएं और बुजुर्ग जो है पुरुष भी इसमें आते थे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। और उन्होंने रूढ़िवादी सोच वाली महिलाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद केवी राबिया ने चलनम, जिसका मतलब है मोशन, ठीक है, नाम से एक स्वयंसेवी संस्था बनाई जो साक्षरता कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। राबिया को 1994 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यह फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2009 में अपनी आत्मकथा स्वप्नांगलुक चिरकाकुल उंडू, सपनों के पंख होते हैं, इसका अर्थ होता है, लिखी थी। तो ये फैक्ट, ये वाला फैक्ट भी, ठीक है। पद्मश्री कब दिया गया था इनको, और उनकी आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है। आपके एग्जाम प्रश्न यह भी पूछ सकता है, ये जो आत्मकथा लिखी है आपकी पूछ लेके बताओ इस आत्मकथा के लेखक कौन है। आप बताएंगे सर लेखक कौन है, ये है लेखक आपके जो है केवी राबिया जी हैं। तो प्रश्न इस पर कई प्रकार से अलग अलग रूप में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। चलिए, प्रोफेसर सनी थॉमस हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रीय राइफल शूटिंग कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सनी थॉमस का केरल के कोट्टायम जिले में उझावर में निधन हो गया है। और आप जानते होंगे 1941 में इनका जो है जन्म हुआ था और 2001 में प्रोफेसर सनी थॉमस द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले शूटिंग कोच बने थे। तो यह फैक्ट आपके लिए हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, खेल रत्न पुरस्कार जो भी हो गए, ये बड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्यों ना लगे हाथ आप लोग एक बार नेट पे डाल दीजिएगा कि अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, रॉबर्ट वेंटन, अच्छा ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग एकदम से, है ना। खेल पुरस्कार कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। चलिए, रॉबर्ट वेंटन अभी चर्चाओं में रहे हैं, 3 बार ऑस्कर विजेता, पटकथा लेखक और निर्देशक रॉबर्ट डगलस वेंटन का न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन में निधन हो गया है। यह पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, एम.आर. श्रीनिवासन, ये भी चर्चाओं में रहे, हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन, डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन, ठीक है। इनका तमिलनाडु के उदग मंडलम में निधन हो गया है। नाम यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अब देखो, परमाणु ऊर्जा आयोग, चूंकि परमाणु ऊर्जा आयोग के ये क्या रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई परमाणु जो ऊर्जा आयोग है वो क्या क्या था। तो अगर आपको परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में अगर कुछ जानकारी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, नहीं पता है तो आगे बताइए कि इसमें क्या करना है। मैंने आपसे कहा कि ये चीजें आप क्या करिएगा, डाल दीजिएगा। जैसे नेट आप खोलिए और डाल दीजिए परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में, तो जानकारी आपके सामने क्या आ जाएगी, खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि परमाणु ऊर्जा आयोग जो था उसकी स्थापना किस वर्ष होती है, मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ, फट से जल्दी से। परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, बताइए तुरंत। अब देखते हैं कि आप, क्योंकि देखो ये फैक्ट भी मैंने आपको कराया था, आपको याद होगा, और पहले आप कमेंट करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बोलेंगे ना इसको, है ना, बताओ, एईसी। देखो, स्थापना इसकी होती है 10 अगस्त 1948 को, ठीक है, और भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, एक बात और बता दो आप मुझे इसमें से कि जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, इसका कार्यालय कहां पर है, और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है। होमी भाभा जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, शायद जानते होंगे आप। बाकी जानकारी अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कमेंट करके तुरंत फट से, ठीक है। चलिए, मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है मुख्यालय है और अमित कुमार मोहंती आई थिंक जो है इसके अध्यक्ष हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोगों को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टिक लगा लीजिए इसको, तुरंत हैंड टू हैंड पढ़ेंगे इसको आपको। चलिए, भारत के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर श्रीनिवासन ने परमाणु ऊर्जा विभाग में करियर सितंबर 1955 से शुरू किया, जो 5 दशकों से भी ज्यादा चला। उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर, होमी भाभा ही इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं इसके, ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, होमी भाभा रहे हैं, के साथ मिलकर के भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में काम किया, जो अगस्त 1956 में शुरू हो गया। तो ये फैक्ट भी क्या करिएगा, याद लिखिएगा, इसको लगा लीजिए भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1959 में उन्हें देश के पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए
प्रधान परियोजना इंजीनियर भी नियुक्त किया गया और पद्म भूषण दिया गया 1990 में और पद्मश्री दिया गया उनको 1984 में। ये फैक्ट, ये इतने फैक्ट आपके लिए क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है, टिक लगाइएगा तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज आपके लिए क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। ओके, चलिए, इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद देखिएगा। चलिए, डॉक्टर जयंत नार्लिकर चर्चाओं में रहे तो हाल ही में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा टिक। तो हाल ही में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, लेखक और विज्ञान संचालक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन हो गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी, ठीक है, और ब्रह्मांड विज्ञान और सापेक्षता पर महत्वपूर्ण शोध किया था। क्या, ब्रह्मांड विज्ञान, सापेक्षता का सिद्धांत आप जानते होंगे, फिजिक्स में निश्चित तौर पर आप लोग पढ़ते होंगे। तो इन पर इनकी गहरी समझ थी और इस पर इन्होंने व्यापक रूप से जो है इन पर इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है। चलिए, उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर हॉयल नार्लिकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका, क्या नाम रखा, हॉयल नार्लिकर का। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि डॉक्टर जयंत नार्लिकर ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आप कहेंगे सर हॉयल नार्लिकर सिद्धांत का इन्होंने जो है क्या किया था, प्रतिपादन किया था, ठीक है। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और विज्ञान के प्रसार के लिए उन्होंने मराठी में भी कई सारी पुस्तकें लिखी भाई, ताकि साइंस जो है मराठी में व्यापक स्तर पर आगे बढ़े। डॉक्टर जयंत नार्लिकर को 1965 में पद्म भूषण, 2004 में पद्म विभूषण और कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो ये वाला फैक्ट भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। देखो, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति बड़े आयोग के अध्यक्ष या बड़े पदों पर जो सुशोभित रह चुके हैं और उनका निधन अगर हो गया होता है तो डेफिनेटली वहां से प्रश्न बनता है। तो इसको क्या करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से टिप लगा लीजिएगा, ठीक है, कि भाई ये प्रश्न एकदम से आने की संभावना इनकी पूरी पूरी रहती है। कुछ प्रश्न, मैं फिर से कहता हूं, कुछ प्रश्न ऐसा रहता है कि यार एकदम से आने के चांस उसके ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मलानी फोनसेका, श्रीलंका में महान अभिनेत्री मलानी फोनसेका को पूरे राज के सम्मान के साथ कोलंबो में अंतिम विदाई दी गई, यानी कि इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। श्रीलंका सिनेमा की महारानी के नाम से मशहूर फोनसेका का हाल ही में निधन हो गया था। तो आप एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ हाल जो है श्रीलंका सिनेमा की महारानी के नाम से कौन फेमस थी, तो आप इनका नाम ले लीजिएगा। मनोज कुमार प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, ठीक है, देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते रहे, इनका भी अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो हाल ही में देशभक्ति फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाने वाले हिंदी सिने जगत के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार का निधन हो गया है। बड़े फेमस एक्टर रहे हैं अपने आप में, निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे। हालांकि आप जो नवयुग हैं आजकल के, तो आपके लोग को तो 90s की मूवीज और जो है क्या कहते हैं एक्टर्स नहीं पसंद आते, लेकिन हम लोग को बहुत पसंद है। हम तो 90s के हैं। निश्चित तौर पर मनोज कुमार जैसे लोग हो गए, पुराने जितने भी नेता है, जो भी अभिनेता है ना, चाहे वो आपके जो है अजय देवगन हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे आपके जो है मनोज कुमार हो, चाहे अन्य जो दिलीप कुमार जी हो, चाहे कोई अन्य अभिनेता रहे हो, बड़े अच्छे रहे, फेमस रहे हैं, ठीक है। एक्ट्रेस में भी अच्छी अच्छी एक्टर माधुरी दीक्षित रही हो, श्रीदेवी रही हो अपने आप में, ठीक है, दिव्या भारती जी रही हो, सब बड़े अच्छे अच्छे अपने आप में एक्ट्रेस रहे हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया अपने अपनी जगह पर। हालांकि जो है हमें ज्यादा जो है चीजों पर इस पर नहीं फोकस करना चाहिए, है ना, ये अभिनेता है, लेकिन रियल अभिनेता आपको अपने जीवन में होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो उन्होंने बॉलीवुड को उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान सहित ढेर सारी कामयाब फिल्में दी। ये जो भी मूवी आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी मूवी है अपने आप में, है ना, देखिए कभी। मनोज कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था उपकार रखा गया था। क्या, उपकार। इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर ही उन्होंने बनाई थी, बड़ा अच्छा है। मनोज कुमार को उनकी फिल्मों के लिए 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात आ गई है तो आप मुझे बताओ अभी हाल ही में किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये कि अभी हाल ही में कब मिला गया। और मनोज कुमार के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि चूंकि इनका निधन हो गया तो आपसे पूछेगा कि कब इनको दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आप कहेंगे 2016 में और 1992 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलो, वेणुगोपाल पाणिकर भी चर्चाओं में रहे हैं। प्रसिद्ध मलयालम भाषाविद और लेखक वेणुगोपाल पाणिकर का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म
2 अगस्त 1945 को एर्नाकुलम केरल में हुआ था। 2005 में थेफिल मोहम्मद मीरान के तमिल उपन्यास कुनान थोप्पू का मलयालम में अनुवाद करने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। आप जानते होंगे कि 1971 में मद्रास विश्वविद्यालय में एक शोध सहायक के रूप में भी उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। किन्होंने? वेणुगोपाल पाणिक्कर ने, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, राम सहाय पांडे, राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है। उन्होंने इस नृत्य को दुनिया भर में पहचान दिलाई, ठीक है, याद देखिएगा, राई लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। भारत सरकार ने 2022 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ये कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारी लोक पारंपरिक गीत संगीत, हमारी पारंपरिक विधाएं, पारंपरिक संस्कृतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए काबिल तारीफ होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का जो है आगे बढ़ना जरूरी हो जाता है। आप लोग भी समाज में और देश के लिए बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, या धड़कने या श्वास हो मातृभूमि के लिए, है ना। तो ऐसा जीवन हमेशा जीना चाहिए। चलिए, दादी रतन मोहिनी अभी फेमस रही हैं, अभी इनको फिर टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। तो ब्रह्म कुमारीज, आप जानते हो कि ब्रह्म कुमारी संस्था एक अच्छी है ना, जानते होंगे, कभी विजिट कीजिएगा इनकी वेबसाइट पर, और बड़े अच्छे आध्यात्मिक चीजें यहां पर मिलती हैं आपको। स्पिरिचुअल, अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो आप इसको सर्च कीजिएगा, और नहीं है इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में तो आइए इंटरेस्ट रखिए। आध्यात्म आपको हमेशा आगे ले जाता है, ओके। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासक दादी रतन मोहिनी का 101 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में अहमदाबाद में निधन हो गया है, ठीक है। और उन्होंने व्यापक स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। लंबी पदयात्राएं इन्होंने की, ठीक है। मैंने इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको दी थी दैनिक करंट अफेयर्स में। पैदल यात्रा इन्होंने अपने जीवन में खूब की हैं, और समाज में एक नई दिशा दशा, नई जागरूकता, आध्यात्मिकता का परिचय, और जो है ईश्वरीय शक्ति के बारे में, ईश्वरीय जो है जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। खासकर महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने व्यापक स्तर पर काम किया। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। वृक्ष मित्र, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। वृक्ष मित्र दरियापल्ली रमैया, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और 2017 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। और तेलंगाना के खम्मम जिले के रहने वाले थे। जन्म 1 जुलाई 1937 को रेड्डीपल्ली गांव तेलंगाना में हुआ था, और वो हमेशा अपने बीज में, जो अपने पॉकेट में बीज रखते थे, और जहां उन्हें लगता था कि यार यहां पर बीज रोपना चाहिए, वहां पर वो रखते थे। इनके साइकिल पर हमेशा पेड़ पौधे रहते थे, पॉकेट में जीव जो है बीज रहता था, सीड रहते थे। जहां इनको लगता था कि यार यहां पर बीज डालना चाहिए, पौधा उगाना चाहिए, उगाते थे। बहुत वृक्ष क्या कहते हैं मित्र के नाम से ये फेमस थे। अपने जो है क्या कहते हैं जीवन काल में उन्होंने लाखों लाख पौधे लगाए थे। ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान के साथ में नाम लेना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के सामने जो हमारा सिर जो है नतमस्तक हो जाता है, और होना भी स्वाभाविक है, अपने आप में होना भी चाहिए। जो पर्यावरण के लिए, जहां एक और विकास के नाम पर जो है, डेवलपमेंट के नाम पर हरे भरे पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें जीवन देते हैं, उनको हम बहुत ही निर्दयता पूर्वक काट देते हैं। लेकिन वहीं एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, जो बहुत गरीब है, लेकिन उसने हमारे लिए लाखों लाख पेड़ लगाए। ऐसे महान व्यक्तित्व का हमारे जीवन में होना अपने आप में जो है बड़ी बात है। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले, और हम अपने जीवन में कुछ सीखें कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। पेड़ बचाओ, भविष्य बचाओ। वह हमेशा अपने जीवन में बीज रखते थे, ताकि जब भी खाली जमीन में दिखे वहां पर बीज रोप दें अपना, है ना। उन्हें कई सम्मान, जैसे कि सेवा अवार्ड 1995, वनमित्र अवार्ड 2005, और पारंपरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 2015 भी इनको प्रदान किया गया था। बहुत सारे सम्मान इनको मिले थे, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से वृक्ष मित्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप कहेंगे दारिपल्ली रमैया जी को। कुमुदनी लखिया चर्चाओं में रही हैं, अभी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, क्या कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदनी लखिया का निधन हो गया है। 17 मई 1930 को अहमदाबाद में जन्मी लखिया अन्य फिल्मों के साथ भी हिंदी फिल्म उमराव जान 1981 में कोरियोग्राफ के रूप में उन्होंने काम किया था, ओके। और उनको उनके प्रमुख कार्यों के लिए, योगदान के लिए 2024 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से क्या किया, सम्मानित किया 2024 में।
इसके पहले उन्हें 2010 में पद्म विभूषण और 1987 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी हाल ही में आपने चीज नोटिस किया होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया है जिनके बारे में आप लोग जानते भी नहीं हो रहे होंगे, लेकिन बहुत ही साइलेंट तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ काम किया, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ काम किया। तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हमें रखना आवश्यक है। हम तो अपने लाइफ में मदमस्त रहते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, खाते पीते हैं, बेबी खाना बना देती है, बड़ा टेस्टी सा गोलगप्पा पिज्जा बर्गर खाते हैं, मस्त रहते हैं, मदस्त रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे आंखों से ओझल होते हुए हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे होते हैं। आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, जीवन को ऐसा बनाइए, सफलता से महानता की ओर ले जाइए, है ना। चलिए, तो इनके बारे में जो डिटेल्स मैंने आपको दी है याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, इसके अलावा आपको सूचना देनी थी कि अभी 2026-27 के लिए हमारा बैच जो है रन कर रहा है अभ्युदय के नाम से, यानी कि आरओ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 5 अगस्त 2025 से क्लासेस प्रॉपर आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। डिकोड एग्जाम के ऐप पे जाइएगा, वीडियो कोर्स में जाइएगा। वीडियो कोर्स में जाने के बाद आपके सामने टैब दिखेगा यूपीपीएससी आरओ 2026-27 अभ्युदय बैच, ठीक है। यहां पर क्लिक करके एडमिशन ले लीजिएगा। एडमिशन के लिए आप हमें 8604440920 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप संपर्क इस नंबर पर कर सकते हैं। ये 2 नंबर आप इस पर कांटेक्ट और व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं सीधे करके। व्हाट्सएप करना होगा तो लिखिएगा अभ्युदय बैच 2026-27, इसको लिख करके आपको व्हाट्सएप करना होगा 8604440920 पर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें आप एडमिशन लीजिए। हो सकता है कि इस तैयारी में आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या आपको लगता हो कि इस बार नहीं हो पाएगा, तो नए सिरे से आप इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि ये बाद में हमको एडमिशन लेना है, अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तो 1 साल आपको लगेगा तैयारी करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, क्या हाल ही में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, ठीक है, और आलोचक निर्मला जैन का निधन हो गया है, ठीक है। दिल्ली शहर दर शहर, संस्मरण और जमाने में हम, आत्मकथा जैसी यादगार कृति के लिए उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ ये जो आत्मकथा है ना, जमाने में हम के लेखक कौन हैं? आप कहेंगे सर निर्मला जैन हैं। उन्हें हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान सहित सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखो, जितने प्रतिष्ठित पुरस्कार हिंदी के होते हैं, ठीक है, साहित्य के लिए होते हैं, उन पर प्रश्न खूब पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसी पुस्तकों का नाम, ऐसी आत्मकथाओं का नाम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए, मारियो वर्गास लोसा नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता है चूंकि, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, बात अगर नोबेल पुरस्कार किया गया है तो भी हाल ही में 2024 में जो है विज्ञान के क्षेत्र, मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको कौन कौन सा नोबेल मिला है, साहित्य का नोबेल किसको मिला है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नोबेल प्राइज पर एक प्रश्न बनना स्वाभाविक होता है। किसको मिला है, किसके लिए मिला है, और संयुक्त रूप से कुल कितने लोगों को, और नाम क्या क्या है, उनकी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो क्लास वाइंड अप होने के बाद नोबेल प्राइज 2024 किसको किसको मिला है, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, याद रख लीजिएगा। आज ही इसको आपको परमिट करना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो पेरू के उपन्यासकार और लैटिन अमेरिकी साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति मारियो वर्गास लोसा का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक विपुल लेखक और निबंधकार थे जो द टाइम ऑफ द हीरो, ठीक है, और द फेस्ट ऑफ द गोट जैसे प्रशंसित उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। आगे 2010 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। कब? 2010 में। तो ये फैक्ट आपने क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नाम इनका भी क्या करिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, हरिदत्त कापड़ी, हाल ही में पूर्व भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान हरिदत्त कापड़ी का निधन हो गया है और जन्म 1942 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था, जानते होंगे, ठीक है। और 1969 में अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, क्या अर्जुन पुरस्कार बड़ा फेमस खेल के लिए दिया जाना पुरस्कार है अपने आप में, इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। हरदत्त कापड़ी भारतीय बास्केटबॉल में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे जिन्होंने 1965 से 1978 तक अपने स्वर्णिम वर्षों के दौरान एक कप्तान के रूप में राष्ट्रीय टीम का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो बास्केटबॉल के बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। अब चूंकि अर्जुन पुरस्कार चर्चा में है, मतलब चर्चाओं में क्या है, इनको दिया गया था चूंकि,
तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में भी आप लोग जानकारी ले लीजिएगा कि अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा, पक्का कर लेंगे, प्रॉमिस मुझसे, ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ऐसे तैयार करोगे ना करंट अफेयर्स तो आपको मजा आएगा, आपको चीजें खूब विस्तारित रूप से तैयार हो जाएंगी आपकी। और जो दैनिक रूप से मैं करंट अफेयर्स कराता हूं सुबह सुबह, उसको आप लोग प्लीज जरूर किया करिए। अभी तो ये मैं मैगजीन करा रहा हूं डिकोड एग्जाम के लिए, लेकिन उसके बाद आपको दैनिक रूप से करंट अफेयर्स जैसे कराया जाता था वैसे कराया जाएगा। ठीक है, चलो। पोप फ्रांसिस, हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, आप जानते होंगे, और उनका निधन वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित उनके निवास स्थान पर हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा। डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कार्ल रिकल, ठीक है, कल रिकल, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, इनका नाम भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कल रिकल का एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक का चेन्नई में निधन हो गया है। जन्म 6 जनवरी 1948 को केरल के कोट्टायम में हुआ था। ओके, और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 2000 में, वर्ष 2000 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, पद्मश्री इनको दिया जा चुका है। अब एक नाम आपके सामने और इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो वैसे तो सभी न्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां जिसको मैं कहूं कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर कस्तूरी रंगन का नाम डेफिनेटली आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कई अन्य जगहों पर भी इनका नाम आपने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का भी हाल ही में निधन हो गया है। जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये क्या है आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में इनका एक बड़ा योगदान रहा है। इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत का सबसे विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपक जो है क्या है, अपने आप में जो है बन गया था। ठीक है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, और बेंगलुरु में राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के निदेशक थे इन्होंने, जहां उन्होंने अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन किया। 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं ये। तो इनका नाम आपको इस रूप में भी याद रखना है कि भाई बताओ कब से कब तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो 2003 से लेकर के 2009 तक इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये बड़ा फेमस नाम है कस्तूरी रंगन जी का, आप लोग इनके नाम को याद रखिएगा, और इनकी उपलब्धियां जो रही हैं इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर मीना प्रभु, सुप्रसिद्ध लेखिका और यात्रा वृत्तांतकार डॉक्टर मीना प्रभु का पुणे में निधन हो गया है। सुश्री प्रभु की यात्रा वृत्तांत विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, और उनकी पहली यात्रा वृत्तांत पुस्तक माझा लंदन थी। डॉक्टर मीना प्रभु को उनके अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें महाराष्ट्र साहित्य परिषद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इनके पुरस्कारों में शामिल है। ठीक है, चलो। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, ठीक है, और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अस्थाना विद्वान गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का तिरुपति स्थित उनके घर पर अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। और 1978 से 2006 तक TTD में सेवारत रहे बालकृष्ण प्रसाद ने संत कवि तल्लापका अनामाचार्य की 1000 से अधिक रचनाओं के लिए उन्हें धुन तैयार करके प्रसिद्धि पाई थी। तो बड़ी बात है अपने आप में ये। ओके, चलो। सैयद आबिद अली, ये भी चर्चाओं में रहे हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सैयद आबिद अली का 83 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया है, याद रखिएगा। उनका जन्म 9 सितंबर 1941 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश यानी कि अब तेलंगाना में था, हो गया है ये, तब उनका यहां पर जन्म हुआ था। और इसके अलावा कवि रमाकांत रथ, ये भी बड़े फेमस कवि रहे हैं, इनका नाम भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। कवि रमाकांत रथ, प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व नौकरशाह रमाकांत रथ का हाल ही में निधन हुआ है, और भारतीय साहित्य जगत की एक प्रमुख विभूति थे अपने आप में। उन्हें पद्म भूषण सहित अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम भी। चले आगे।
रथ के कुछ प्रमुख कविता संग्रहों में इनका नाम कुछ और नोट है, जैसे कि संग्रहों में केटे दिनारा, अनेका, अरे भाई साहब चलिए, केटे दिनारा। अच्छा, दिमाग में जा रहा है कि निकल रहा है भाई साहब, पहले तो मुझे ये बताओ, दिमाग में जाना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए भाई साहब, ठीक है। ये सारे व्यक्तित्व तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आपने इसको सटीक रूप से कर लिया, डेफिनेटली आप एग्जाम पास यहां से बनेगा, दावे के साथ मैं कहता हूं आपको, ठीक है। तो रथ के कुछ प्रमुख कविता संग्रहों में केटे दिनारा 1962, ठीक है, अनेका कुठारी, संदिग्धा मृगया, सप्तम ऋतु, सचित्रा अंधारा, श्री राधा 1985, श्रेष्ठ कविता आदि जो है क्या है शामिल है। उनकी कुछ कविताओं का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया जा चुका है। साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2006 में पद्म भूषण, क्या 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1993 से 1998 तक केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष और 1998 से 2003 तक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए, अरविंद सिंह मेवाड़ चर्चाओं में रहे हैं भाई साहब, ये भी तो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और राजपूत राजा महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ का राजस्थान के उदयपुर में सिटी पैलेस में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। ओके, और वे उदयपुर में हिस्टोरिक रिजॉर्ट होटल समूह के चेयरमैन और महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी थे। 1960 और 1970 के दशक में एक सक्रिय क्रिकेटर रहे। दिसंबर 1961 में अंग्रेजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में पदार्पण भी उन्होंने किया था, याद रखिएगा। उनके नेतृत्व में द क्रिकेट इंस्टीट्यूट उदयपुर की स्थापना भी की गई। यूके में पेशेवर पोलो को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज और न्यू मार्केट पोलो क्लब में द उदयपुर कप की उन्होंने ही स्थापना की थी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए क्या थी, जानना जरूरी थी। ओके, चलें आगे हम लोग बढ़े। इनकी जैसा जिसको जिसको मैंने इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट कहा है ना, वो तो आपके दिमाग में एकदम से पूरी सटीक तरीके से बैठ जानी चाहिए कि भैया इसको तो अपन को छोड़ना ही नहीं है, बाकी तो तैयार करना है, लेकिन जो जो मैंने कहा है वो सब आपको तैयार करनी है। वैसे तो बहुत सारे लोगों का निधन हुआ, लेकिन सारे हमने यहां पर इंपॉर्टेंट डेटा आपको दिया हुआ है। ओके, चलिए, जॉर्ज फोरमैन, विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया है, और 1949 में टेक्सास मिशन में जॉर्ज फोरमैन का 16 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया था। ओके, रिंग में बिग जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध फोरमैन का मुक्केबाजी इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कैरियर भी रहा है, और पहली बार 1968 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर जो है वो सुर्खियों में आए हुए थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई स्वर्ण पदक उन्होंने पहली बार कब जीता, किस ओलंपिक में, तो 1968 के ओलंपिक में उन्होंने सबसे पहले गोल्ड जीता था, और तभी से ये सुर्खियों में आ गए थे, है ना। देखो, जब आप काम कोई चीज पहले शुरू कर देते हो ना, तब उसमें सफलता मिलना आपकी स्वाभाविक हो जाती है। 16 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने जो है ये गेम खेलना शुरू कर दिया था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले जो व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी बचपन में काम शुरू कर दिया था। तो जो कुछ का आप काम करें उसको पहले से निर्धारित करें कि हमें यह काम करना है, अंतिम रूप से सफलता आपको तभी मिलती है। जैसे कि अगर आपको 2026-27 में बैच लेना है, मतलब पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो जो बैच अभी हमने स्टार्ट किया उसमें एडमिशन ले लीजिए, या एडमिशन ना लीजिए तो भी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए अगले के लिए, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब बातें आपके लिए हो जाती हैं जरूरी, है ना। लतिका कट्ट अभी हाल ही में चर्चाओं में रही है। हाल ही में भारत के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक लतिका कट्ट का निधन हो गया है। सार्वजनिक व्यक्तित्वों की विशाल मूर्तियों और वस्त्र के लिए जाने जाने वाली कट्ट के काम से ने प्रकृति के जैविक रूपों की सजीवता को दर्शाया, और उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में एक दिल्ली के जवाहर भवन में स्थित जवाहरलाल नेहरू की 20 फुट की कांस्य मूर्ति भी है, जो उन्होंने बनाई थी अपने आप, है ना। कट्ट की कांस्य मूर्ति मकर संक्रांति महान को 2010 में बेजिंग कला द्विवार्षिक पुरस्कार मिला था। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है क्या करने याद रखने। नाउ नेक्स्ट, वेंकट रमन, क्या वेंकट रमन ये भी चर्चाओं में रहे हैं। तो हाल ही में, अच्छा ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कहूं कि भैया इंपॉर्टेंट है, बिना जो है किसी लात लपेट के उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाल ही में आकाशवाणी के वयोवृद्ध समाचार वाचक वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया है, और 102 साल के थे अपने आप पे, बड़ी बात है ना, 100 साल से ऊपर जीना
और भी बड़ी बात होती है। तो 102 वर्षीय वेंकटरामन ने 15 अगस्त 1940 की सुबह आकाशवाणी दिल्ली से भारत की स्वतंत्रता के समाचार को प्रसारित किया था और यह खबर सबसे पहले सुबह 5:45 पर रेडियो सिलोन के लिए तमिल में प्रसारित की गई थी। ठीक, कामेश्वर चौपाल अभी ये भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट पर लगा लीजिएगा। ठीक ठीक, चलिए। तो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन? कामेश्वर चौपाल का अभी हाल ही में निधन हो गया है और लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे और फिलहाल उनका निधन हो गया है। राम मंदिर निर्माण में उन्होंने पहली ईंट रखी थी। भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये। और आप जानते होंगे राम मंदिर तो निश्चित तौर पर चर्चाओं में रहता ही रहता है। एक लंबा संघर्ष करना पड़ना इसके लिए, राम मंदिर के लिए, है ना, लेकिन अल्टीमेटली बना राम मंदिर और मुस्लिम समाज भाइयों के लिए भी ऑलरेडी जमीन दी गई, क्योंकि दोनों समुदाय महत्वपूर्ण हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों की अपनी आस्थाएं होती हैं और दोनों के लिए समान रूप से कोर्ट ने डिसीजन दिया था, है ना। हालांकि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन चीजें हमेशा समरसता के साथ चले, भाईचारे के साथ रहें, यही संदेश देश में होना चाहिए और सभी को मिल करके जो है काम करना चाहिए आगे, है ना। चलिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आप जानते होंगे 22 जनवरी 2024 को की गई थी और लेकिन राम मंदिर आंदोलन में 9 नवंबर 1989 को पहली आधारशिला रखने वाले कामेश्वर चौपाल ही थे अपने आप में। ठीक है, चलो। सैम नुजोमा हाल ही में नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया। इनके आगे भी नाम, इनके भी आगे क्या कर लीजिएगा, टिक इंपॉर्टेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिएगा। वह नामीबिया को 1990 में साउथ अफ्रीका के रंगभेद नीति से आजाद कराने के बाद 1990 से 2005 तक जो है उस देश के राष्ट्रपति रहे और पहले ही राष्ट्रपति रहे हैं सैम नुजोमा, कहां के? नामीबिया के। अच्छा, चूंकि नामीबिया चर्चाओं में रहा है तो नामीबिया के बारे में आप जानकारी और ले लीजिएगा कि नामीबिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं किन किन देशों के साथ लगती हैं, किस जो है महाद्वीप में यह स्थित है, किस जो है उसमें, और नामीबिया में कौन से प्रमुख ज्वालामुखी या प्रमुख नदियां या कौन से पहाड़ आदि हैं, इनके बारे में जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। अभी तुरंत गूगल कर लीजिएगा नामीबिया के बारे में, है ना, ठीक है, और मैप डाल करके उसका इमेज के माध्यम से देख लीजिएगा। जब मैं करंट अफेयर्स कराता हूं तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी जानकारी जब रहती चर्चाओं में तो उसको मैं बहुत डिटेल से कराता हूं कि भाई ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है ना, कि नहीं कराता हूं, तो ये चीज आपको विशेष तौर पर फोकस करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सुकरी बोमगौड़ा प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्मश्री सम्मानित सुकरी बोमगौड़ा का, जिन्होंने स्नेहपूर्वक सुक्राजी कहा जाता था, अभी हाल ही में निधन हो गया है। कर्नाटक के हलक्की वोकलिगा समुदाय की एक सम्मानित हस्ती थी, जिन्होंने लोक परंपराओं को अपने संगीत के माध्यम से संरक्षित अर्थात उनको जो है बचाने का कार्य किया। सुक्राजी को हलक्की लोक परंपराओं में का चलता फिरता विश्वकोश माना जाता था और अभी हाल ही में सुकरी बोम्मागौड़ा का निधन हो गया है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, आर मनिका वाशगम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के एक अनुभवी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता रामास्वामी मनिका यानी कि आरएम के नाम से इनको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता था, वाशगम का हाल ही में निधन हो गया है। यह भी टिक आप लगा लीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट। ठीक, 1982 में उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, याद रहेगा। इसके अलावा मायाधर राउत फरवरी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक मायाधर राउत का दिल्ली में निधन हो गया है। 2010 में कला के क्षेत्र में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था और उन्हें ओडिसी नृत्य का जनक भी माना जाता है। तो अब यह फैक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओडिसी नृत्य का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। मायाधर राउत को दरअसल ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। याद देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ओके, मायाधर राउत को ही ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। ओके, तो चूंकि बड़ी उपलब्धि रही है इनके नाम पर, इसीलिए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पद्मश्री से सम्मानित मायाधर राउत ने 1950 के दशक में ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार और मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, 1952 में कटक में कला विकास केंद्र की स्थापना, जो ओडिसी नृत्य सिखाने वाला भारत का पहला संस्थान बना। तो अब आपके एग्जाम यहीं पर पूछ सकता है, ठीक है, कि जो है
ये कला विकास केंद्र जो रहा है, इसकी स्थापना कब हुई और कहां पर हुई है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप लोग क्या करिएगा, इसको रट लीजिएगा। ओके, चलिए बाकी अन्य फैक्ट भी जो साथ में दिए गए यहां पर। बोरिस स्पासकी हाल ही में रूस के शतरंज ग्रैंड मास्टर और 10वें विश्व चैंपियन बोरिस स्पासकी का मॉस्को में कहां हो गया, निधन हो गया है। इसके अलावा जीन हैकमैन हाल ही में ऑस्कर विजेता रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हाल ही में ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेता जीव हैकमैन अपने घर में पत्नी के साथ मृत मिले। हैकमैन को द फ्रेंच कनेक्शन, अनफॉरगिवन और सुपरमैन में बेहतरीन अभिनय के लिए भी इनको क्या होता है, जाना जाता है। तो इनाम याद रखिएगा इनका भी, यह भी आप एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तम मोहंती, ये नाम भी जो है फेमस है, और ये भी आप लोग क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा इस पर भी। तो प्रसिद्ध उड़िया अभिनेता उत्तम मोहंती का हरियाणा गुरुग्राम के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है, और 135 से अधिक उड़िया फिल्मों के साथ ही इन्होंने टेलीविजन की जो शोज होते हैं, जिसको आप लोग खूब देखते हैं अच्छे से मन भर के, उन पर भी आपने काम किया। वैसे टेलीविजन शो जो होते हैं वो कम हो गए ना, पहले खूब आते थे। DD1 पर जो है बड़ा सीरियल आता था, जासूस विजय, स्त्री तेरी कहानी, है ना, सकलक बम बम, शक्तिमान जूनियर, जो नया क्या क्या सीरियल और नाटक ऐसे आया करते थे। महिलाओं के बड़े शो हुआ करते, सास बहू, है ना। गोपी बहू एक बड़ी फेमस रही है, जानते हैं आप, नहीं जानते हैं? गोपी बहू बड़ा फेमस रहा है भाई साहब। एक आता था बीच में जोधा अकबर आता था, मेरे बाबा उसके बड़े शौकीन थे जोधा अकबर देखने के, हालांकि स्टोरी वो सही नहीं थी, है ना, बकवास थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। केस मणिलाल, प्राचीन लैटिन पुस्तक हार्टस माला बारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने वाले प्रख्यात वनस्पति विज्ञानी एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित KS मणिलाल का जो है अभी हाल ही में लंबी बीमारी के कारण उनका क्या हो गया, निधन हो गया है। और पूरा नाम इनका कटुंगल सुब्रमण्यम मणिलाल था। मणिलाल ने कई किताबें लिखी और 200 से ज्यादा शोध पत्र भी उन्होंने प्रकाशित किया, 200 से ज्यादा रिसर्च पेपर, बड़ी बात है अपने आप में, है ना। विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें उनके प्रसिद्ध योगदान के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में, कब 2020 में पद्मश्री से जो उनको क्या किया था, सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए। हाल ही में एग्नेस क्लेटी, हाल ही में दुनिया की सबसे वृद्ध ओलंपिक चैंपियन और जिम्नास्ट एग्नेस क्लेटी का 103 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है, निधन हो गया। देखो जो पुराने लोग होते हैं ना, सबकी उम्र 100 प्लस गई है, लेकिन आज के जो युवा हैं, जो लोग होते हैं, उनकी उम्र जो है आप देखेंगे, जो अभी हाल फिलहाल कर रहे हैं, बड़े कम उम्र में हार्ट अटैक, ये वो पता नहीं क्या क्या जाता है। क्यों होता है ऐसे, कभी नोटिस किया आपने? आपका खान पीन और आपका पर्यावरण के प्रदूषित शहरों में रहना, वहां खाना पीना, ये सब चीजें जो है आपके लिए बड़ी हानिकारक हो जाती हैं, इसीलिए जो है चीजें दिक्कत कर जाती हैं। ठीक है ना। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के प्रमाण कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया है। यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम याद रखिएगा इनका। और डॉक्टर चिदम्बरम ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए जो है इनका नाम इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने वाले कार्यक्रमों, यानी कि 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण और 1998 में पोखरण 2 परीक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। तो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका, टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने विभिन्न प्रमुख वैज्ञानिक और अन्य प्रमुख पदों पर भी कार्य किया था। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके, चलिए। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने शामिल किया। ठीक है। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम को 1975 में पद्मश्री और 1992 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट भी आपको लोग को क्या करना है, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम 1993 से 2000 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, और इसी दौरान भारत ने 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी कर लिया था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1998 में किया गया था, याद है ना, बड़ी बात थी अपने आप में। चलिए, अच्छा, परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में अभी हमने आपको बताया ही था। ठीक है, चलिए। पी जयचंद्रन, क्या पी जयचंद्रन, प्रसिद्ध पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का त्रिशूर के एक अस्पताल में निधन हो गया है। उन्होंने अपने 6 दशक से अधिक लंबे करियर में तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ भाषा में 16,000 से अधिक गाने गाए। बड़ी बात है,
16,000 से अधिक गाने, कितनी बड़ी बात है बताओ। और उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, तमिलनाडु का कलई ममानी पुरस्कार और जेसी डैनियल पुरस्कार से भी जो है उनको पुरस्कृत किया जा चुका है। नेक्स्ट है सूरज सिंह खालसा। हाल ही में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सूरज सिंह खालसा का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है। सूरज सिंह खालसा ने जेल में बंद सिखों की रिहाई के लिए जनवरी 2015 में भूख हड़ताल की थी, जो लगभग 8 वर्ष तक चली। 8 वर्ष तक भूख हड़ताल चली इनकी, कितनी बड़ी बात है अपने आप। कैसे कैसे लोग हैं बताइए। 11 फरवरी 2015 को सूरज सिंह खालसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी भूख हड़ताल का उद्देश्य बताया था। सूरज सिंह खालसा का जन्म 7 मार्च 1933 को लुधियाना के हसनपुर गांव में हुआ था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए अब आपके सामने एक जो है एडवर्टाइजमेंट है, वो क्या है कि ये न्यूज हमारी कमिट हो गई। ये सारे निधन थे हमारे, ये सबके सब इंपॉर्टेंट, इनको आप रेडी कर लीजिएगा। जो जो मैंने बताया है, जहां जहां पर मैंने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है, उनको तो आपको एनी हाउ कर ही लेना है। और ये न्यूज चर्चाओं में रही है आपके, क्यों रही है चर्चाओं में? क्योंकि मतलब ये एडवर्टाइजमेंट आपका यूपीपीसीएस 2026 का अगर आपका टारगेट होगा कि भाई 26 में आपको एग्जाम देना है, तो अभी से आप तैयारी करना क्या करिए, शुरू कर दीजिए। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको मुझे बताना है कि अगर आपका लक्ष्य क्या है, पीसीएस का है, पीसीएस का, किसका? पीसीएस का या यूपीएससी का है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि प्री की तैयारी आप कर लेंगे पहले, उसके बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका सेशन होगा, पॉसिबल नहीं है। बहुत 99% बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय, यूपीएससी की तैयारी पहले प्री की कोचिंग लेते हैं, प्री की तैयारी करते हैं, फिर कहते हैं सर पहले प्री निकले तब तो मेंस की तैयारी करें। सबसे बड़ी गफलत, सबसे बड़ी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कभी भी प्री की तैयारी अलग और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती है। मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आप करेंगे तो प्री का 80% तक का सिलेबस आपका क्लियर वहीं से हो जाता है। फैक्चुअल डेटा आप मेंस की तैयारी के साथ में अलग करते रहिए और बाद में 3 महीने 4 महीने आप अंतिम जब आप एग्जाम प्री होने वाला हो तो उसके 3-4 महीने मेंस का कंटेंट छोड़ करके प्री पर लग जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पहले प्री की तैयारी कर रहे हैं तब मेंस की करेंगे नहीं। आप बताओ, आप प्री आपका चलो निकल गया, प्री के बाद 3-3.25 महीने का समय मिलता है आपके पास मेंस के लिए। क्या उस 3-3.25 महीने में आप जब पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि स्टार्टिंग के आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पूरा का पूरा, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर, ठीक है, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, एथिक्स पूरा का पूरा, केस स्टडी, पेपर 5 और 6, एस्से, हिंदी, कैसे कर पाएंगे आप? इनको तैयार करना, नोट्स बनाना, इनके उत्तर लेखन करना, हाउ इट्स पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल कब है? जब फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लें आप दोनों तैयारी साथ में करें। और उसी के लिए हमने ये अपना फाउंडेशन कोर्स 2026 के नाम से लॉन्च किया है। अभी से आप तैयारी कर दीजिए, 1.25 साल के अंदर आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल के अंदर, मतलब कोर्स तो हम लोग 8 महीने में कर देंगे, आपके ऊपर है ये, ठीक है। तो यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, और आप वेबसाइट के माध्यम से हमारे लैपटॉप पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर प्रैक्टिस आपका, डेली क्विज आपका, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा, कुछ भी आपका नहीं बचेगा इसमें। आपके प्री का पीवाईक्यूज की वीडियो कोर्स आपका, और मेंस के जो भी आपके क्वेश्चन आपको यहां पर कराए जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस के, ठीक है। टेलीग्राम पर लगातार टेस्ट आपका होता रहेगा। सीसैट और हिंदी और निबंध भी अलग से आपको इसमें दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम फीस है इसकी, और इसके लिए आप हमें पीसीएस 2026 या 25 लिख करके आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी, या डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें एडमिशन लीजिए। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मेंस में, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो इंटरव्यू पर पहुंचने पर ही आपकी सारी की सारी फीस भी हम लोग रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। इस कोर्स को लेने के बाद किसी बाहरी कोर्स में आपको एडमिशन नहीं लेना होगा, ठीक है। इतने से ही आपका काम हो जाएगा, कोई किताब, कोई कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल फॉर्म में नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डेड हमारे वीडियो लेक्चर रहेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स में आप एडमिशन लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी जो करंट में आज मैंने आपको कराया है उसको रेडी कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में इसी मैगजीन का 2 वीडियो कराया करेंगे आपको, ठीक है, सुबह शाम, ताकि चीजें आप जल्दी से कर लीजिए। तो ये हो गया आज का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल
तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।